हेलो दोस्तों। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ा रहा था। तो आपने देखा कि हम पिछली क्लास में अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे और अपक्षय से जुड़ी सारी चीज़ों को, सारी बातों को हमने बखूबी सीखा और उसे पढ़ा। पूरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब जो ग्राफ मैंने आपको अपक्षय में सिखाया था उसे ही ग्राफ को हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ सभी बच्चे ध्यान दीजिए। चलिए एक फॉर्मूला बनाते हैं अपक्षय के लिए जो आपने पिछली क्लास में सीखा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे, मैंने क्या लिखा, अपक्षय। तो अब यहाँ समझिए मैंने क्या फॉर्मूला कहा था, किसी भौतिक या यांत्रिक, यही कहा था। ये देखिए बच्चे, मैंने इस तरफ लिखा भौतिक या यांत्रिक। ठीक है, समझते चलिए, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है, प्लस दूसरा मैंने क्या कहा था, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया। देखिए जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसी को जोड़ना है। तो अपक्षय कहता है कि क्या कह रहा था, किसी भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया से। फिर मैंने क्या कहा था, या तापीय एवं जलीय क्रिया से। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जो तापीय है वही भौतिक है और जो जलीय है वही क्या है, रासायनिक है। ठीक है, तो देखिए भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से या तापीय एवं जलीय क्रिया से क्या हो जाएगा, विखंडित। इसका मतलब है कि अपक्षय में, फिजिक्स में विखंडित होता है, भौतिक में क्या होता है, विखंडित होता है। लेकिन अगर हम जलीय में आएंगे, रासायनिक में आएंगे, तो यहाँ पर जो शब्द यूज किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, विनियोजन कहते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे। मैं आप उस पिछले क्लास वाली बात को याद रखिएगा। यही चीज मैंने आपको सिखाया था कि जो भौतिक है वही यांत्रिक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया से या तापीय क्रिया से या विखंडन से। उसी तरह रासायनिक में मैंने आपको क्या कहा था बच्चे, कि रासायनिक प्रक्रिया से या जलीय क्रिया से या विनियोजन से। ठीक है, कोई भी चट्टान। लेकिन अब यहां से चलिए हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। बताइए कौन सी चट्टान थी जिसमें से भौतिक प्रक्रिया हो रही थी और रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही थी। तो बच्चे आपको याद होगा मैंने कहा था ना कि आग्नेय चट्टान में भौतिक प्रक्रिया होती है क्योंकि वो पानी नहीं पीता। तो तुरंत सभी बच्चे कॉन्सेप्ट को जोड़िए कि कौन सा वो चट्टान है, यहाँ पर आग्नेय चट्टान, या इसी को मैंने आपको और क्या कहा था, ग्रेनाइट कहा था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है, उसमें कौन सा अपक्षय होगा, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया किस चट्टान में होगी, वो चट्टान जो पानी पिएगा, जिसमें जलीय क्रिया होगी। तो मैंने कहा था ना कि जो चट्टान पानी पीता है हमने उसी को क्या नाम दिया था, अवसादी चट्टान। यानी कि भौतिक प्रक्रिया आग्नेय चट्टान में हुई और रासायनिक प्रक्रिया किसमें हुई, अवसादी चट्टान में। देख रहे हैं। चलो अब बच्चे पता करते हैं कि ये एरिया कैसा होगा, सूखा या पानी वाला। तो बच्चे यहाँ तो टेम्परेचर चाहिए, पानी तो नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये सूखे क्षेत्रों में होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। देखिए बच्चे अपने आप पूरे कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। लेकिन ये कैसे प्रदेश में होगा, तो हम क्या कहेंगे, आर्द्र प्रदेश, यानी कि जो जलीय क्षेत्र है, तभी तो वहां पानी होगा। तो बच्चे देखिए इस कॉन्सेप्ट से हमने चट्टान को भी सीखा और हमने क्या सीखा, प्रदेश को भी सीखा। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा बच्चे अब जरा देखिए, क्या मैं शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र को मरुस्थल कह सकता हूं, निश्चित कह सकता हूं। तो बच्चे मरुस्थलों में कौन सी प्रक्रिया होगी, यही भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया। लेकिन बच्चे जो आर्द्र प्रदेश है, भीगे प्रदेश है, वहां कौन सी प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया। चलिए इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बच्चे, ये देखिए मैंने ये भारत का नक्शा बनाया। अब जरा केयर कीजिए कि दक्षिण भारत क्या है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। इसका मतलब है दक्षिण भारत पानी के नजदीक है। तो दक्षिण भारत में कौन सी प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया। लेकिन आप जैसे उत्तर भारत में आते हैं, वो तो समंदर से दूर है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी,
भौतिक प्रक्रिया, गुड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं भारत को ऐसे डिवीजन बना दूं, तो इधर देखिए ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा नदी नाले किधर है, पूरब में ही तो है, यानी पानी सबसे ज्यादा किधर है, पूरब में। तो पूरब में कौन सी प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया। लेकिन हम पश्चिम में आते हैं तो समुद्र से दूर है, नदी नाले भी कम है, इसका मतलब है पानी की कमी है। और अगर पानी की कमी है तो कौन सी प्रक्रिया होगी, भौतिक प्रक्रिया। तो क्या बच्चे, पश्चिम भारत में भौतिक प्रक्रिया हुई, और जब भौतिक प्रक्रिया हुई तो चट्टान टूट टूट कर क्या हुए, गिरने लगे। और चट्टानों के गिरने के कारण ही राजस्थान में क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। पूरी बात समझ में आ गई। तो क्या बच्चे इस तरफ राजस्थान में क्या मरुस्थल नहीं है, एकदम मरुस्थल है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि किसी भी मरुस्थल में रेत क्यों मिलता है, तो क्या कहेंगे, भौतिक अपक्षय, क्योंकि पानी नहीं होती बच्चे, चट्टानें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, और इससे टूट टूट के चट्टानें लाखों करोड़ों वर्षों में रेत में बदल जाती है, इसलिए रेगिस्तान में क्या मिलता है, रेत मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया विश्व के किसी भी रेगिस्तान में कि बताओ इस रेगिस्तान में रेत क्यों है, तो आप सीधे कहना भौतिक अपक्षय, इसीलिए बच्चे यहाँ पर रेगिस्तान है। लेकिन पूरब भारत पानी के नजदीक है और दक्षिण भारत भी पानी के नजदीक है, यहाँ रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ रेगिस्तान नहीं बन पाता। तो सभी बच्चे याद रखिए, पानी के जितने नजदीक होंगे रासायनिक प्रक्रिया होगी, और पानी से दूर चले जाएंगे तो भौतिक प्रक्रिया होगी, और उस भौतिक अपक्षय से ही बच्चे सूखे प्रदेश का क्या होगा, निर्माण होगा। चलिए, यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी बच्चे हम इसके बाद भी शांत नहीं रहेंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे। अब जरा सोचिए कि ये किस ऋतु में होनी चाहिए, बारिश वाले या सूखे वाले। बच्चे सूखे वाले, तो क्या मैं कहूं कि ये जो चीजें हैं ग्रीष्म ऋतु में होंगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होता है, तब तो भौतिक अपक्षय होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये किस ऋतु में होगी, तो बच्चे इस ऋतु में जब बारिश होना यानी जल होना चाहिए, इसका मतलब ये कब होगी, वर्षा ऋतु में। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अब मुझे सोच समझ कर बताइए कि क्या अपक्षय पे मौसम ऋतु का प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चे, ऋतु का प्रभाव पड़ा, ऋतु का प्रभाव पड़ने के कारण ही अपक्षय का एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था ना बच्चे कि इसका एक और नाम क्या है, ऋतु अपक्षय। पूरी बात समझ में आ गई। इसीलिए ऋतु अपक्षय कहते हैं बच्चे, क्योंकि अपक्षय की प्रक्रिया पर ऋतु का भी प्रभाव पड़ता है। अब सभी बच्चे यहीं पर इस पॉइंट को जोड़िएगा कि अपक्षय की प्रक्रिया पर मौसम का भी प्रभाव पड़ेगा, अपक्षय की प्रक्रिया पर ऋतु का भी प्रभाव पड़ेगा, और अपक्षय की प्रक्रिया में जलवायु का भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। पूरी बात समझ में आ गई। इसीलिए अपक्षय को बच्चे हम जो है क्या कहते हैं, ऋतु अपक्षय कहते हैं। और देखिए, मैंने आपको इस ग्राफ में चट्टान भी समझाया, प्रदेश भी समझाया, और उसकी क्लाइमेट भी समझा दी, और प्रक्रिया तो बताया ही बताया। जब आप इसको कवर करके रखेंगे बच्चे, तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ये ग्राफ इतना डायनेमिक है कि सारे सवाल जो है आपको बना करके दे देगा। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है सभी लोगों को। चलिए, अब बच्चे यहाँ पर केयर कीजिए। अब यहाँ पर हम अपक्षय के प्रकार से चलेंगे। तो देखिए, दो प्रकार तो बोर्ड पर ही नजर आ रहे हैं आपको, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो चलिए बच्चे, इसको पढ़ने के बाद फिर हम कुछ मिसलेनियस टर्म्स को भी सीखेंगे। और देखिए, अपने आप सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके बनते चले जाएंगे। बहुत इजी है, और क्वेश्चन बैंक खोल करके क्वेश्चन बनाइए, ना बने नोट्स की 2-4 बार रिवीजन कीजिए। एक बात याद रखिएगा बच्चे, आप नोट्स का जितना रिवीजन करेंगे दिमाग उतना ही सोचेगा, और दिमाग का सोचना ही बच्चे आंसर बना कर देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अब हम अपक्षय के प्रकार पढ़ेंगे, अपक्षय के प्रकार। ठीक है, किसका प्रकार, अपक्षय के प्रकार। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने अपक्षय के प्रकार में क्या लिखा, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था। अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए बच्चे, जैसे मैंने भौतिक या यांत्रिक अपक्षय लिखा, तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था वो सारी बात अपने आप आकर यहाँ चिपक गई। याद रखिए, अभी मैंने भौतिक अपक्षय में जो भी आपको फॉर्मूला बनाकर दिया था वो सारी बात अपने आप आकर यहाँ पर क्या हो गई, चिपक गई। पूरी बात समझ में आ गई। तो उस फॉर्मूले को एज इट इज यहाँ पर आप उतार लेंगे। अब देखो बच्चे, अब मैं आपको भौतिक अपक्षय के भी प्रकार बता रहा हूं। देख रहे हैं,
अब थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं और अब हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के प्रकार को भी सीखेंगे। यहाँ सभी बच्चे याद रखिए, मैंने भौतिक या यांत्रिक अपक्षय अभी आपको पूरा ग्राफ में समझाया है, वो पूरी बात आप यहाँ जोड़ लीजिएगा, स्पष्ट है, पॉइंट बनाकर। अब भौतिक अपक्षय के भी प्रकार समझते हैं। तो बच्चे देखिए, भौतिक अपक्षय में जो पहला प्रकार मैंने आपको लिखा है, ठीक है, पहला प्रकार सभी लोग ध्यान से देखिए, पहला प्रकार है तापीय अपदलीय, तापीय अपदलीय या प्याज अपशल्कन अपक्षय, प्याज अपशल्कन अपक्षय, प्याज अपशल्कन अपक्षय, ठीक है, इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे। तो याद रखिए कि भौतिक और यांत्रिक अपक्षय के भी अब हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार है तापीय अपदलीय प्याज अपशल्कन अपक्षय। बच्चे ये सब किस चट्टान में होगा, आपको सिखा दिया है, ग्रेनाइट चट्टान में। कैसे प्रदेश में होगा बेटा, डेजर्ट एरिया में होगा, सूखे क्षेत्र में होगा, गर्मी की ऋतु में होगी। देखिए ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब चलिए समझते हैं जरा तापीय अपदलीय या प्याज अपशल्कन क्या होता है। बच्चे ये आपसे पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसका इंग्लिश नाम भी लिख देता हूं, क्योंकि अगर कोई बच्चे इंग्लिश टर्म में भी रहेंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्या है, तापीय अपदलीय या प्याज अपशल्कन अपक्षय। आप कोई भी नाम नहीं भूलेंगे, सब एक ही है। तापीय बोले, अपदलीय बोलिए, प्याज अपशल्कन बोलिए। थर्मल और इंग्लिश में बच्चे अनियन एक्सफोलिएशन। अच्छा, यहां अब आपको ये बात समझना है कि अगर ये प्याज अपशल्कन, बच्चे प्याज वही जो हम घरेलू खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, और अपशल्कन का मतलब होता है छीलना। तो जरा देखते हैं बच्चे कि प्याज कैसे छील रही है नेचर। देखो कितना इजी है इसको समझना, हम ग्राफिंग पर ही सीखेंगे और भाषा आपके दिमाग में अपने आप बननी चाहिए बच्चे। ये देखिए, ये कोई चट्टान है, ठीक है बच्चे, दिन के समय सूरज की रोशनी इस चट्टान पे पड़ रही है। क्या चट्टान का टेम्परेचर हाई होगा? हाई होगा। तो बच्चे केयर कीजिएगा कि ये जो चट्टान की ऊपरी परत है, ये देखिए बच्चे, ये जो चट्टान की ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत ही तो टेम्परेचर से जल्दी गर्म होगी। तो चलिए कल्पना करते हैं कि ऊपरी परत टेम्परेचर से गर्म हो गई। तो फिजिक्स कहता है कि अगर कोई भी चीज गर्म होगी तो वो फैलेगी। तो बच्चे अगर ये चट्टान की ऊपरी परत गर्म होगी तो क्या ये भी फैलेगी? देखिए ये भी फैल रही है बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो दिन के समय टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये फैला। लेकिन बच्चे अगर हम रात की बात करें, ठीक है, देखिए ये सूर्य है, ये क्या है, चंद्रमा। तो रात की वक्त आप क्या जानते हैं कि टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। तो दिन में बच्चे सूरज की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, हाई, लेकिन रात में तो टेम्परेचर कम होता है। तो जो परत दिन में फैली थी वो परत रात में क्या हो गई, अपने आप क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो बच्चे कल्पना करते हैं कि मान लीजिए ये चट्टान की ऊपरी परत है, टेम्परेचर मिलने के कारण फैला, रात में सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा। बच्चे अगर लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया होगी तो क्या ये पूरी परत टूटकर नहीं गिर जाएगी? तो क्या होता है कि ये जो पूरी परत है ये टूटकर फिर मलबे के रूप में गिर जाती है और ऐसा लगता है कि प्याज के छिलके की तरह पूरी परत गिरी है। तो बच्चे जब प्याज के छिलके की तरह पूरी परत नीचे गिर जाती है तो हम कह देते हैं प्याज अपशल्कन हो गया, अपदलीय हो गया या तापीय प्रक्रिया हो गई। पूरी बात समझ में आ गई? तो बस बच्चे सिंपल याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण चट्टान की ऊपरी परत गर्म हुई और रात के समय ऊपरी परत बच्चे ठंडी हुई, तो फैलने और सिकुड़ने से ये पूरे प्याज के छिलके की तरह नीचे गिर जाती है और जैसे गिर जाती है तो हम इसे ही क्या कह देते हैं, अपदलीय या प्याज अपशल्कन अपक्षय के प्याज के छिलके की तरह यह क्या है, नीचे गिर गई। चलिए तो बच्चे बस यही है, आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है ये नाम नहीं भूलना है। देखिए मैंने आपको प्रक्रिया समझाई है। चलिए तो हमने भौतिक अपक्षय के पहला प्रकार सीख लिया है, अब दूसरे प्रकार में चलते हैं। अच्छा हाँ, दूसरा प्रकार बच्चे जनरल कंपटीशन में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नजरअंदाज करके चले, उसे बखूबी सीखिए। अब देखिए बच्चे दूसरे प्रकार में हम आते हैं। जो दूसरा प्रकार है भौतिक अपक्षय का, हम उसे कहते हैं तुषार अपक्षय।
हम क्या कहते हैं, तुषार अपक्षय, और तुषार अपक्षय को बच्चे आप इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग।